स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स जो पढ़ रहे हैं, जो प्लांट्स को प्रभावित करते हैं, उनके विकास को प्रभावित करते हैं, वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये जो 5 ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो बढ़ाते हैं ग्रोथ को, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ग्रोथ प्रमोटर्स। और जो विकास को रोकते हैं, कम करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। और ये दोनों प्रकार मिलके कहलाते हैं PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ को रेगुलेट करना या बढ़ाना या कम करना। जो बढ़ाते हैं उनको प्रमोटर्स कहते हैं, जो घटाते हैं उनको इनहिबिटर्स कहते हैं। ग्रोथ को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन्स हैं ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइन्स। 3 प्रकार के जो हार्मोन हैं ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइन्स। और ग्रोथ को कम करने वाले हार्मोन हैं 2, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ABA। एब्सिसिक एसिड को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ABA, और दूसरा कौन सा? इथाइलिन। ये दोनों क्या होते हैं? ग्रोथ को कम करते हैं, इनको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। मैं आपको ऑक्सिन पढ़ा चुकी थी। आज मैं आपको सेकंड जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि प्रमोटर है, वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये मैं आपको बताऊंगी। आपके कोर्स में डिस्कवरी और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है केवल, बाकी आपके कोर्स में नहीं है। प्रत्येक हार्मोन के डिस्कवरी और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको पढ़ना है। जिब्रेलिन हम पढ़ेंगे। जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? 1912 में जापान के अंदर कुछ साइंटिस्ट ने देखा, खेतों में जाकर के देखा कि वहाँ पे चावल के कुछ ऐसे पौधे उग रहे हैं, चावल के कुछ ऐसे पौधे हैं जो दूसरे पादपों से बिल्कुल भिन्न है, दूसरे प्लांट से टोटली डिफरेंट। दूसरे प्लांट मतलब राइस के दूसरे पौधों से। राइस का पौधा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, हट्टा कट्टा होता है, बढ़िया होता है, फ्रेश होता है और उसमें दाने भरे हुए होते हैं। लेकिन ये जो पादप उन्होंने जापान में 1912 में जो खेती में देखे, चावल के पादप, प्लांट्स, या फिर उनको बोलेंगे हर्ब है एक्चुअली, वो कैसे थे? बहुत लंबे थे, तो बहुत पतले थे, पीले रंग के थे और उनके अंदर दाना, नो ग्रेन्स, दाना नहीं बन रहा था। कैसे थे? लंबे थे, पतले थे, पीले थे और उनके अंदर कोई भी प्रकार का दाना नहीं बन रहा था। तो साइंटिस्ट ने ऐसे पौधों को, जो कि चावल के पौधे थे, उनको कहा कि ये एक बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी को नाम दिया बेकेन डिजीज़। बीमारी को नाम दिया बेकेन डिजीज़, ठीक है। और या फिर एक और जो लोकल भाषा में उनको कहा कि ये फुलिश सीडलिंग्स है। फुलिश यानी मूर्ख है। उनको क्या, कौन से नाम से? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकल भाषा में या लोकल नाम क्या दिया था? फुलिश सीडलिंग्स। फुलिश का मतलब था मूर्ख सीडलिंग है, जो ये ऐसे लंबे लंबे पतले पतले हो गए हैं, येलो हो गए हैं, दाना तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, तो मूर्ख है ये, बिल्कुल किसी काम की नहीं है। और उस बीमारी को नाम दिया बेकेन डिजीज। बाद में सवाडा ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये जो पादप में जो बीमारी हुई है, इन चावल के पौधों में ये जो बीमारी हुई है, ये एक फंगस की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है? एक फंगस की वजह से हुई है। और ये जो फंगस है उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिक्योराई। जिब्रेला फ्यूजिक्योराई, इस फंगस का नाम, जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है, उन्होंने कहा कि इस फंगस में से कोई ऐसा सब्सटेंस निकलता है, कोई केमिकल निकलता है इस फंगस में से। ये फंगस इस बीमारी को करता है, लेकिन फंगस में ऐसा क्या है जो ये बीमारी कर देता है? फंगस के अंदर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और उस फंगस को क्या बताया था? कौन सी फंगस है? जिब्रेला फ्यूजिक्योराई। तो फंगस का मतलब कवक। कौन सा कवक है ये? जिब्रेला फ्यूजिक्योराई, जिससे कोई सब्सटेंस, केमिकल निकलता है जो ये बीमारी करता है। अभी देखो, पूरी डिस्कवरी नहीं हुई है जिब्रेलिन की। 1926 में ई क्यूरोसावा ने इसी फंगस से, जिब्रेला फ्यूजिक्योराई से, एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया। इन्होंने तो सिर्फ बताया था, सवाडा ने तो केवल बताया था। क्यूरोसावा ने इस फंगस में से एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया, निकाला
और चावल की फ्रेश सीडलिंग्स के अंदर डाल दिया। फ्रेश सीडलिंग जो बिल्कुल भी रोग से ग्रसित नहीं थी, उन सीडलिंग्स के अंदर उस केमिकल को जो कि इस फंगस से निकाला था वो उसको डाल दिया और देखा कि वो सारे के सारे प्लांट्स जो फ्रेश थे उनमें बेकेन डिजीज़ हो गई। कौन सी डिजीज़ हो गई? बेकेन डिजीज़ उनमें हो गई। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये जो बीमारी है बेकेन डिजीज़ चावल के पौधों में, ये कुछ ऐसी चीज़ से होती है जो इस फंगस से निकलती है। किसमें से? जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई से निकलती है। ये तो कंफर्म हो गया। 1939 में टी योबूटा एंड टी हायाशी, ये दो जो साइंटिस्ट हैं, टी योबूटा एंड टी हायाशी, इन्होंने इसी फंगस में से एक क्रिस्टलाइन मटेरियल निकाला, क्रिस्टल फॉर्म में मटेरियल निकाला फंगस में से और उसको नाम दिया जिब्रेलिन ए। क्या नाम दिया? जिब्रेलिन ए। फिर थोड़ा सा और केमिकल कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म निकाला, थोड़ा सा अंतर था, उसको नाम दिया जिब्रेलिन बी, क्योंकि ये कौन सी फंगस से निकल रहा है? जिब्रेला से। तो उन्होंने जो नाम दिया वो था जिब्रेलिन ए और दूसरे को नाम दिया जिब्रेलिन बी। तो ये जो जिब्रेलिन ए और जिब्रेलिन बी है, ये किसने निकाल के बाहर किए? फंगस में से योबूटा एंड हायाशी ने इनको बाहर किया। डिस्कवरी में ही आगे चलते हैं। जिब्रेलिन की डिस्कवरी में 1954 में 1954 में ब्रायन एटॉल ने एक प्योर कंपाउंड निकाला इस फंगस से, जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई से प्योर कंपाउंड निकाला जिसका नाम था जिब्रेलिक एसिड। उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिक एसिड और सबसे पहले पता चला कि ये जो कंपाउंड एसिडिक नेचर है जो कि ये बेकेन डिजीज करता है और उसको नाम दिया जिब्रेलिक एसिड। उसके बाद तो बहुत सारी जिब्रेलिक एसिड्स, जीए का मतलब है जिब्रेलिक एसिड, बहुत सारी जिब्रेलिक एसिड्स की खोज हो गई। उस ब्रायन एटॉल की जिब्रेलिक एसिड की खोज के बाद बहुत करीबन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स को खोजा जा चुका है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है। 60 डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जिब्रेलिक एसिड्स को खोजा जा चुका है। और ये 60 डिफरेंट टाइप्स की जो जिब्रेलिक एसिड है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी फंगस में से निकली है, ये हेल्दी प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती है। बहुत सारे हेल्दी प्लांट्स के अंदर भी आपको ये जिब्रेलिक एसिड्स मिलेंगी, नॉट ओनली फ्रॉम फंगस बट इन हेल्दी प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, जो हम डिटेल में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, अगर हम फंगस की बात करें, फंक्शंस की बात करें, तो ये जो जिब्रेलिन्स है या जिब्रेलिक एसिड जो है, इसका एक मेन फंक्शन है जो आपको हमेशा याद रखना है, ये लंबाई बढ़ा देता है। क्योंकि जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई का जो केमिकल था उसने क्या किया था? चावलों के अंदर उसने अपनी प्लांट्स की लंबाई, बहुत लंबे लंबे और थिन पौधे हो गए। तो मेन काम जो जिब्रेलिक एसिड करती है, इंक्रीजेस इन हाइट लंबा कर देती है। आप देखिए पत्ता गोभी जो होती है, पत्ते होते हैं वो पूरे के पूरे कंप्रेस होकर के, एक्चुअल में क्या होता है, जो स्टेम होती है, स्टेम पे पत्तियां लगती हैं, जब स्टेम कंप्रेस हो जाती है तो सारी पत्तियां एक के ऊपर एक आ जाती हैं। तो ये क्या बन गई? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में स्टेम बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। उस पत्ता गोभी के अंदर जिब्रेलिक एसिड 60 फीट तक लंबी हाइट कर सकती, 6 फीट तक, आई एम सो सॉरी, 6 फीट तक लंबी हाइट कर सकती है। कौन? जिब्रेलिक एसिड। किसमें? पत्ता गोभी में। तो आप सोच सकते हो कि लंबाई बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान है जिब्रेलिक एसिड का। ओके। अब अगर हम देखा जाए, इसका फंक्शन देखें, तो ये सबसे ज़्यादा वेरी इफेक्टिव इन जेनेटिक ड्वार्फिज्म। जेनेटिक मतलब जो जीन्स के द्वारा बोनापन पाया जाता, ऑलरेडी प्लांट्स में जीन्स ऐसी होती है जिससे बोने प्लांट्स होते हैं, उन बोने पौधों को लंबा किया जा सकता है जिब्रेलिक एसिड दे करके। तो ये हार्मोन वैसा है जो कि प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। तो जिब्रेलिन्स आर हार्मोन्स दैट कॉजेज सेल इलोंगेशन इन नॉर्मल प्लांट्स। नॉर्मल प्लांट्स में तो जिब्रेलिन्स सेल को लंबाई, सेल की लंबाई बढ़ा देते हैं। और जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट जो होते हैं, जो बाय बर्थ जीन्स जिसके अंदर होती है बोनेपन की, उन प्लांट्स में इंटरनोड की लंबाई बढ़ाते हैं जिब्रेलिन्स। इस तरीके से जिब्रेलिन्स इफेक्टिव होते हैं सेल इलोंगेशन और इंटरनोड के इलोंगेशन में, जिससे जेनेटिक बोनापन खत्म हो जाता है। ओके। थोड़ा सा आपको मैं जिब्रेलिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगी। जिब्रेलिन का जो स्ट्रक्चर है 2 तरीके का है, C19 एंड C20।
C19 में 19 कार्बन होते हैं और C20 में 20 कार्बन होते हैं। सारी जिब्रेलिन्स एसिडिक नेचर की होती है, सभी में COOH ग्रुप आपको मिलेगा। ऑल जिब्रेलिन्स आर एसिडिक इन नेचर। कितने वैरायटी मैंने बताई थी जिब्रेलिन की? 60 प्रकार की जिब्रेलिन्स पाई जा चुकी है और हायर प्लांट्स में सभी के अंदर जिब्रेलिन्स पाई जाती है। सभी हायर प्लांट्स में जिब्रेलिन्स पाई जाती है। और आपको ये बता दूं कि मैंने जैसे ऑक्सिन बताई थी कि एक प्लांट के अंदर या एक प्लांट ऑर्गन में एक ही प्रकार की ऑक्सिन हो सकती है, लेकिन जो जिब्रेलिन्स हैं वो एक सिंगल प्लांट ऑर्गन में एक से ज़्यादा प्रकार के जिब्रेलिन्स हो सकती है। एक सिंगल सेम प्लांट के ऑर्गन में एक से ज़्यादा जिब्रेलिन्स पाई जा सकती हैं, जबकि ऑक्सिन के केस में ऐसा नहीं है। ऑक्सिन एक ही प्रकार की पाई जाएगी एक प्लांट के अंदर, दो प्रकार की नहीं होगी प्लांट के ऑर्गन में। लेकिन जिब्रेलिन एक ही प्लांट के एक ही ऑर्गन में कई प्रकार की जिब्रेलिन्स पाई जा सकती है। जैसे फैसियोलस कॉक्सीनियस के अंदर, उसकी सीड के अंदर 8 प्रकार की जिब्रेलिन्स पाई जाती है। फैसियोलस कॉक्सीनियस की सीड में 8 प्रकार की जिब्रेलिन पाई जाती है। जिब्रेला फ्यूजिक्योराई जो फंगस है, GF मैंने जो लिखा है जिब्रेला फ्यूजिक्योराई, इसके अंदर 15 टाइप्स की जिब्रेलिन्स पाई जाती हैं। आप देख लीजिए, इस मामले में ये ऑक्सिन से भिन्न है। और इनके जो नाम दिए जाते हैं जिब्रेलिन्स के, वो ऐसे देते हैं GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6। इस तरीके से नामकरण किया जाता है जिब्रेलिन्स का। इन सारे जिब्रेलिन्स में सबसे ज़्यादा कॉमन जो पाई जाती है वो है GA3, जिब्रेलिक एसिड 3। जिब्रेलिक एसिड 3 इज द मोस्ट कॉमन जिब्रेलिन विच इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी प्लांट। सभी प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है। स्ट्रक्चर जो ये आपको दिख रहा है ये C19 स्ट्रक्चर है। इसमें 19 कार्बन है। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ये 19 C19 19 कार्बन का ये स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये हटा दिए जाए तो ये एक जिबेन रिंग स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए तो ये एक जिबेन रिंग स्ट्रक्चर है। और ये जिबेन रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहे हैं कंपाउंड्स, ये मिथाइल ग्रुप है, COH ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, OH ग्रुप है, COH कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये सब लगने के बाद ये जिब्रेलिक एसिड बन जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर किसका है? जिबेन रिंग का स्ट्रक्चर है। तो ये कंप्लीट हुआ जिब्रेलिक एसिड्स का या जिब्रेलिन्स का डिस्कवरी और स्ट्रक्चर। अब इसका बचता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताती हूँ।